नमस्कार। खबरों का डेली डोज देख रहे हैं आप और एक बार फिर से हाजिर हैं शहर की तमाम खबरों को लेकर के और राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है लगातार इसका अपडेट देने के लिए रोजाना शाम को आपसे मुखातिब होते हैं। और दरअसल फागुन की बयार पूरे राजस्थान में है और एक दिन पहले से बारिश का दौर भी लगातार जारी है। हालांकि ये बारिश होने का कोई वक्त नहीं है, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सरसों और गेहूँ की जो खड़ी फसल है उसमें काफ़ी बड़ा नुकसान राजस्थान के आसपास के, माफ़ कीजिएगा, जयपुर के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। दरअसल ओलावृष्टि आसपास के इलाकों में इतनी ज़्यादा हुई है कि जो खड़ी फसल है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और किसान मायूस है। हालांकि सरकार ने गिरदावरी कराने के आदेश जारी किए गए, जितना नुकसान किसानों को हुआ है उसको लेकर के सरकार गंभीर है। चलिए दरअसल महत्वपूर्ण खबरों की ओर चलते हैं और ये चर्चा करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ राजधानी जयपुर या यूं माना जाए राजस्थान प्रदेश में चल रहा है। राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है और बजट सत्र का आज खास तौर पर जो मुद्दा रहा है वो बीजेपी विधायक बालकनाथ और घनश्याम मेहर कांग्रेस विधायक के बीच में जो बहस हुई वो वाला रहा है। महंत बालकनाथ ने ये साफ तौर पर कहा है कि अशोक गहलोत की सरकार में उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था, जिस हिंदू भाई की हत्या हुई थी, उसमें लेकर के सरकार की नीतियां क्या रही है उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वही घनश्याम मेहर ने मुद्दा वो उठाया, एक दिन पहले दिल्ली में जो एआई समिट हुआ था उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो स्टॉल थी वहाँ पर जो डॉग्स था, रोबोटिक डॉग्स था, वो मेड इन चाइना था और उसको मेड इन इंडिया बताने की कोशिश हुई। उसको लेकर के विपक्ष दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हमलावर है। इसको लेकर के साफ तौर पर घनश्याम मेहर अपनी बातचीत में इतना ज़्यादा उतर गए कि उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए यहाँ तक कहा कि अगर गांधी जी से आपको इतनी ज़्यादा नफरत है तो नोट से उनका चेहरा क्यों नहीं उतार देते। कुल मिलाकर के बजट सत्र के दौरान ये चर्चाएं लगातार जारी है और एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि चिकित्सा मंत्री ने सीधे तौर पर विधानसभा के पटल में यह भी कहा है कि अगर विधायक सिफारिश करना बंद कर दे तो चिकित्सालयों में जो पद हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, वो एक दिन में भरे जा सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर विधायक अपने पद का दुरुपयोग ना करे, हमें सिफारिश ना करे, तो हर पोस्ट पर एक बंदा आम आवाम की सहूलियत के लिए, चिकित्सा के लिए बैठा होगा। चलिए, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आज लेकर के आया हूं वो काफी महत्वपूर्ण है, वो जुड़ा हुआ है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से। मेरे सहयोगी उमंग माथुर मेरे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं और दरअसल आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। आज खबरों का डेली डोज इसी कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार शिखर के चरमोत्कर्ष पर है, लगातार राज्यों में सरकारें बनती जा रही है, पर कांग्रेस को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी तक गंभीरता नहीं आ पाई है। और अब तो हालात ये हो चुके हैं कि अपने ही अपनों को घेरने में लगे हुए हैं और अपनों के टारगेट में है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। सीधे तौर पर उनके जो नेता हैं, जो लगातार उनकी चौकड़ी की तरह चारों तरफ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से जो नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचते हुए आए हैं, उनके ऊपर अब राहुल गांधी जो है विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और वो जो नेता है वो मुखर होकर के राहुल गांधी की खिलाफत में उतर चुके हैं। सीधे तौर पर माना जाए तो मणिशंकर अय्यर का नाम सबसे पहले सीधे तौर पर कहा है। मैं इंदिरा जी के फेवर में हो सकता हूं, राजीव जी के फेवर में हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के फेवर में नहीं हो सकता हूं। इसके अलावा असम चुनाव से पहले ही कांग्रेस में घमासान हो चुका है। मेरे पास जो डेटा है उसमें सीधे तौर पर असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा, उन्होंने ही इस्तीफे की घोषणा कर दी थी और आत्मसम्मान से इसे जोड़ दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया था। भूपेन बोरा ने यह दावा किया है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। हालांकि अचानक से इस्तीफा भेज दिए जाने के बाद में जो गौरव गोगोई हैं असम इकाई के अध्यक्ष, वो कई सीनियर कांग्रेस नेताओं के साथ में उनके आवास पर पहुंचे और वापस त्यागपत्र लिया गया। लेकिन ये आग ठंडी नहीं पड़ी है। सीधे तौर पर शकील अहमद बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस का और ये माना जाए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से ये वो व्यक्तित्व हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में हर परिस्थितियों में, हर मुसीबत में खड़े रहे हैं। यहाँ तक कि जब बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ का रथ, विजयी पताका का रथ लगातार 2014 से दौड़ रहा था, तो ये कांग्रेस पार्टी के ये नेता मोदी विरोधी होकर के उन नीतियों की आलोचना करने में लगातार जुटे हुए थे। लेकिन आज ये अपने निर्णय पर पछता रहे होंगे कि उन्होंने उस विकास की नीति की आलोचना क्यों की, क्योंकि राहुल गांधी की हालत ऐसी हो गई है कि अब वो मोदी सरकार को लेकर के अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ जाता है, कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करता है, तो उसे वो अपनी पार्टी में रहने नहीं देते। ये सीधे तौर पर आरोप उन्होंने लगाया है। उमंग माथुर के पास चलेंगे, इसके बाद में राजस्थान बीजेपी के ऊपर भी लौट करके आएंगे। बहुत खुशनुमा तस्वीर एक दिन पहले जारी हुई है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। पहले उमंग के पास चलेंगे। उमंग, कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, फिर आप दोष देंगे कि ईवीएम जो है हैक कर ली गई थी,
हमारे जो वोट हैं वो दिए हमें गए, लेकिन बावजूद इसके हमें नहीं मिले। निर्वाचन आयोग दोषी है, चुनाव आयोग ने परिसीमन ऐसा किया है। तमाम वो जो शेल्टर्स हैं जो अपनी हार को नहीं पचाने के लिए चाहिए, वो कांग्रेस के नेता तैयार कर लेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति हो रही है, ये स्थिति सबको दिखाई नहीं दे रही है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी को सालों से संभाले हुए, वो पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। और शायद आपको याद होगा, जब शायद हमारा चैनल अलग होगा, लेकिन G23 नाम से एक ग्रुप बना था जिसमें बाकायदा गुलाम नबी आजाद उसमें थे, जो जम्मू कश्मीर से जो आते थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। और उसने बाकायदा कांग्रेस नेतृत्व को एक लेटर लिखा था और उसमें राहुल गांधी का जिक्र किया गया था कि राहुल गांधी महीनों तक मिलने का समय नहीं देते हैं, बड़े सीनियर नेताओं की बेइज्जती करते हैं। अगर वो कुछ बात पार्टी के हित में करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया जाता है। और यानी कि सारे नेता, सारे बुजुर्ग नेता अपने आत्मसम्मान से इन चीजों को जोड़ करके देख रहे हैं। उमंग, हालत खराब है, 5 राज्यों के चुनाव है, बहानेबाजी फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन पार्टी नहीं संभाल पा रहे। बिल्कुल राकेश जी, जो बात आपने कही कहीं ना कहीं उसमें सत्यता बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए लगभग 2014 से ही हम देख लें अगर कि बार बार ईवीएम को दोष दिया जाता है, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भाजपा पर लगाया जाता है, केंद्रीय नेतृत्व पर लगाया जाता है। लेकिन बात वही है कि जब आपका खुद का घर शीशे का है तो आप दूसरों पे पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। और ये कांग्रेस की वर्तमान नेतृत्व की बुराई, राहुल गांधी की बुराई या राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, उनके खुद के लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपने शकील अहमद का उदाहरण दिया, आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब का उदाहरण दिया, नवजोत कौर सिद्धू उनका उदाहरण है। जो चीज़ गुलाम नबी ने कही या जो शकील अहमद साहब ने कही वही रिपीट किया नवजोत कौर ने, कि ये समय ही नहीं देते। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कांग्रेस को वापस नेतृत्व में ला सकती है कई राज्यों में, उस बात पर तो ये गौर ही नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चीज़ देखिए जो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी सरकार में हमने देखी थी, जिसके किस्से आज हम सुनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को विदेश भेजा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और लगभग वही नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाई। जब विश्व पटल पर भारत की एकता, संप्रभुता और भारत की प्राचीन संस्कृति की बात जब करनी थी, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि ये पर्टिकुलर नेता मेरे बारे में बुरा बोलता है या भाजपा के बारे में बुरा बोलता है। हाँ, पार्टी लाइन नहीं देखी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद और ऐसे तमाम लोगों को, शरद पवार की बेटी जो है सुप्रिया सुले, इन लोगों को भारत का नेतृत्व करने भेजा। और सबसे अच्छी बात यह, उसके बाद ऐसा नहीं है कि इन्होंने भाजपा की या मोदी की बुराई करना बंद कर दिया, जैसे करते आ रहे थे वैसे करा। लेकिन जब बात भारत की आई, तब ये तमाम पार्टियों के मुखर जो नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, वो एक मंच पर दिखाई दिए। शिवराज सिंह तो बोलते हैं राहुल गांधी अर्बन नक्सल की भूमिका में आ चुके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो उनके हालात जो हैं, आप खुद देखिए। एक वो कुछ अमेरिका का भारत के साथ में जो संबंध है, जो बार बार वो बोलते हैं कि अमेरिका के सामने मोदी जी झुक गए हैं, ट्रम्प के सामने मोदी झुक गए हैं, वो कुछ चोकिंग का कुछ एक्शन दिखा रहे थे। बात वही है, आप यूं अगर आप उंगली कर रहे हो तो 3 उंगली आप बच्चे जैसी हालत है, खेलूंगा नहीं तो बिगाड़ूंगा, खेलूंगा नहीं तो बिगाड़ूंगा। और उनके इस एक्शन पे उनके पीछे ही बैठे शशि थरूर साहब, उनके बगल में एक नेता है, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, महिला नेत्री हैं, ये दोनों लगातार एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे थी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ में खड़े हुए नेता जब अपने राहुल गांधी पर विश्वास नहीं कर रहे, घुटन कहीं ना कहीं सबको है, चाहते हुए भी कोई बोलना नहीं चाह रहा, पता नहीं क्या डर है। और जो लोग बोल देते हैं उन्हें किनारा कर दिया जाता है, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर दिखा दिया जाता है। राशिद अल्वी ने सवाल उठा दिया, शकील अहमद ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मुझे इंटरनल एक दौर में भी जो 1 महीने पहले की जो बातचीत है, 1 महीने पहले की जो बातचीत है, उसमें शकील अहमद ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी की जो टीम है मेरे घर पर हमला कर सकती है। इसके अलावा एक नाम मेरे पास और भी है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जो प्रियंका गांधी को अब आगे करने की बात कर चुके हैं पार्टी लाइन के हिसाब से। यानी कि हाँ, शकील अहमद साहब ने, नवजोत कौर सिद्धू ने, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कई बड़े नेताओं ने समय समय पर, उत्तर प्रदेश चुनाव आपको ध्यान होगा, वहाँ पर प्रियंका गांधी को नेतृत्व में उतारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का उन्होंने एक नारा दिया था। कहीं भले ही वो हार गए हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को राहुल से ज़्यादा प्रियंका गांधी पर विश्वास है। लेकिन अब मजबूरी क्या है, इमरान मसूद का ये कहना, इमरान मसूद की एक बात, और प्रियंका गांधी को आगे लाने की वकालत करना, हालांकि उसके बाद में उनके ऊपर कुछ बाउंडेशंस भी आई, लेकिन सीधे तौर पर नेतृत्व को चुनौती देने जैसा नहीं है कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है, प्रियंका गांधी को आगे लाइए।
राकेश जी, इसमें चुनौती देना कहीं ना कहीं इसलिए ज़रूरी हो जाता है कांग्रेस के उन नेताओं के हिसाब से अगर हम देखें कि बरसों से जो कहते हैं, राहुल गांधी खुद कहते हैं, प्रियंका जी कहती हैं और कांग्रेस के कई जो नेता कहते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी है, जिसे महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू और तमाम वो बड़े जो दिग्गज थे उन्होंने इस पार्टी को सींचा है, उन्होंने इस पार्टी को बड़ा करा है। भले ही इंदिरा गांधी के आने के बाद में कांग्रेस आई उसमें लग गया, लेकिन तब तक भी सही था। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे पतन होता हुआ हमने देखा है। 70 साल हम ठीक है, मतभेद हो सकते हैं दोनों पार्टियों के नेताओं के आपस में, लेकिन इसे झुटलाया नहीं जा। हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं रुक पाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं रुक पाए, जगदम्बिका पाल नहीं रुक पाए। आप किसी को रोकना नहीं चाहते तो कांग्रेस चलाएगा कौन? उस आम आवाम के बीच में जाएगा कौन जो कांग्रेस की नीति है या मार्गदर्शन बताएगा? क्या राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सत्ता में आए थे? सस्ती लोकप्रियता थी, यानी कि जब उसका असर नहीं हुआ तो अब आप अपनी खींच, क्या ये खींच है कि हम लगातार हारते जा रहे हैं? सिर्फ खींच मिटाने के लिए अगर कोई उनसे सही बात करने की कोशिश करता है तो उसे वो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल करते हैं। एक मेरे को नेता का नाम ध्यान आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी नाम उसका मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सुना है एक निजी चैनल के इंटरव्यू में जब उनको मैंने सुना था कि कहीं ना कहीं एक तो उनकी उम्र जो 50 से ज़्यादा हो चुकी है, उम्र के उस दौर में जब उनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी का भार उनके कंधों पर है और इस भार को वो उठा पा रहे हैं नहीं उठा पा रहे हैं अलग विषय है, लेकिन उनके नेतृत्व में लगातार पार्टी धीरे 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 सिकुड़कर कुछ एक राज्यों में सिमट गई और वो भी गठबंधन के साथ। कहीं ना कहीं ये प्रेशर है और ऐसा लगता है, जो और लोग कहते हैं, मुझे भी लगने लग गया कि वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। पीयूष मिश्रा जो म्यूजिक कंपोजर भी हैं, और पीयूष मिश्रा को आप जानते होंगे, मुंबई से जो आते हैं, उनका एक इंटरव्यू था एक निजी चैनल पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सब कुछ हो सकते हैं पर राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को फंसा दिया गया है। तो धीरे धीरे ये चीजें परिलक्षित हो रही है। अब अगर इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग अगर कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और विशेष तौर पे सोनिया गांधी को ये समझना चाहिए कि अगर उनके पुरखों की इस पार्टी को जीवित रखना है तो गांधी परिवार को किनारा करना होगा। लेकिन मेरे को एक बात ये भी याद आती है, जब दिल्ली में मैंने कुछ साल मैंने अपनी सेवाएं वहाँ पर दी थी, तो वहाँ पर दिल्ली के प्रेस क्लब में मैं बैठा था, वहाँ पर कई बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, तो उनसे भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी, हालांकि बहुत साल पुरानी बात है ये। तब मैंने ये पूछा था कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग हैं कांग्रेस में, तो गांधी परिवार के पीछे क्यों पड़े? तब उन्होंने मुझे बताया था, कितना सच है कितना झूठ ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर गांधी कांग्रेस से हट जाता है या गांधी परिवार का नाम अगर कांग्रेस नेतृत्व से पीछे हो जाता है तो ये कांग्रेस के कितने टुकड़े होंगे कोई नहीं बता सकता। उस नाम ने शायद बांध रखा है, लेकिन जिन जिन लोगों को बांधा हुआ है धीरे धीरे अब वही लोग पीछे हटते जा रहे हैं। अब क्या ये वही स्थिति आ रही है जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बनी? वही जो स्थिति एक सीताराम केसरी के दौर में जो हुआ, वही दोबारा वो विखंडन वाली स्थिति की ओर कांग्रेस ये देखिए ना राकेश जी, जो इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया था, उस इंडी गठबंधन के ही जो बच्चे कितने हैं उसमें, बच्चे कितने हैं, और जो बचे हैं, अगर उद्धव ठाकरे की मैं बात कर लूँ, शरद पवार की मैं बात कर लूँ, बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति की विशेष तौर पर मैं अगर बात करूँ, तो धीरे धीरे एक सॉफ्ट कॉर्नर आता जा रहा है बीजेपी की तरफ। या फिर ये हो सकता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ में रहे तो हम सत्ता का सुख नहीं ले पाएंगे, फिर भले ही सत्ता का सुख लेने के लिए या कांग्रेस से दूर हटने के लिए बीजेपी अगर उनको एक सहारा देती दिखाई दे रही है तो वो मेरे को लग रहा है कि वो शायद आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। इंडी गठबंधन बन रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के, हाँ, इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो इस बात से नहीं घबरा रहे हैं कि हम इंडी गठबंधन में हैं। वो दरअसल इस बात से घबरा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की कांग्रेस लीड करती है तो हमें उतनी सीटें भी नहीं मिलेगी जो हम इंडिविजुअल लड़ करके ले लेंगे, और ये हश्र कहीं आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में ना हो जाए। इसलिए ये जो घमासान मचा हुआ है गठबंधन में, ये वाकई में इसलिए है। बिल्कुल, मेरे को तो यही लग रहा है। आप बिहार की स्थिति देख लीजिए भाई, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर चाहते तो राजद के साथ जा सकते थे, लेकिन राजद के साथ गठबंधन किसका हुआ? कांग्रेस का। नेतृत्व कौन कर रहा है? राहुल गांधी। हश्र क्या हुआ वो सबने देखा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर वो चाहते तो बहुत आसानी से जा सकते थे। लालू यादव ने, उनके बेटे ने खूब कोशिश भी करी थी चाचा वापस आ जाए, लेकिन चाचा नहीं आए क्योंकि चाचा को कुर्सी प्यारी थी। या ये मान लीजिए कि सत्ता उन्हें नहीं मिल पाती अगर
कांग्रेस के साथ जाते। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वो तो भला हो कि उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा तो वो कम से कम लोकसभा में तो पहुंच गए, वरना अगर राहुल गांधी के साथ होते उत्तर प्रदेश चुनाव में जब दिया तब सपा का क्या हाल हुआ, जमानत जब तो राजद का हुआ जो हाल। और अब आज भी हालत खराब, आज भी हालत खराब है, बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। महाराष्ट्र में आप देख, महाराष्ट्र छोड़िए, आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, वो दिन दूर नहीं जब साउथ में भी कहीं ना कहीं बीजेपी आ जाएगी, जो कि अभी तक नहीं आई है। अगर यही हाल कांग्रेस का रहा, यही हाल राहुल गांधी का रहा, उन्होंने अपने ही लोगों को अगर नहीं संभाला, उनकी बात अनसुनी करी जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो इस पार्टी का क्या होगा ये राम ही जाने। चलिए, ये जो पूरा समीकरण है ये कांग्रेस के ऊपर था और कांग्रेस के हालात जो है वो वाकई में नाजुक हैं। और फिर ये चुनाव हारने के बाद बात करते हैं ईवीएम हैकिंग की, या यूँ माना जाए निर्वाचन आयोग दोषी है, परिसीमन नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से अंदर झांक करके देख लेना चाहिए कि हमारी पार्टी के हालात क्या है। राहुल गांधी को समझना होगा, अगर देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाला व्यक्ति पार्टी को एकजुट करके नहीं रख सकता है तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन अब आपको लिए चलते राजस्थान। दरअसल एक दिन पहले बहुत खुशनुमा तस्वीर राजस्थान से देखने को मिली है। स्वास्थ्य खराब है 2 दिन से, कल मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया क्योंकि कल बारिश काफ़ी जयपुर में थी और शायद जब ऑफिस पहुंचे तो भीगने के बाद में स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक है, आज भी खांसी गई नहीं है। लेकिन राजस्थान की इस तस्वीर के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था, हालांकि मैं लेट हो गया हूं लेकिन बताना बहुत ज़रूरी था। एक अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और उस मीटिंग्स की फ़ोटो मीडिया में आई, और मीडिया में आने के साथ ही जब राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जब कदमताल करते हुए एक साथ आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में राजस्थान की सशक्त बीजेपी कदमताल करते हुए इस प्रदेश को विकास की एक नई धारा में जोड़ने की कवायद में लग चुकी है। दरअसल ये बेहतरीन लम्हा था और ये फ़ोटोज़ और वीडियो जब मीडिया में आए, वायरल हुए, तो वाकई में अच्छा भी लगा क्योंकि लंबे समय बाद में फोटो की शायद जी ये वाली फ़ोटो मैं आपको हालांकि आपको दिखा भी देंगे। ये बेहतरीन फ़ोटो जो है ये पिछले 24 घंटे से मीडिया में वायरल है। और दरअसल ये दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान है ये आप देखिएगा, वसुंधरा जी ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का पटका जो है अपने गले में डाल रखा है। हालांकि सर्दी थी तो शॉल वगैरह डाली हुई हैं और पता नहीं चर्चा क्या है कि भजनलाल शर्मा जी के चेहरे पर भी बहुत शानदार मुस्कुराहट है और पीछे जो इनके साथ में जो इनके पीए वगैरह या पीआरओज वगैरह या सुरक्षाकर्मी, हालांकि सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में, लेकिन जो इनके आधिकारिक जो लोग हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ये तस्वीर वाकई में बहुत जीवंत तस्वीर है। और उसके बाद में मंच की तस्वीर भी आई जिसमें ये तमाम लोग बैठे हुए थे। हालांकि बात ये बताई गई कि अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं का जो है एक प्रकार से बैठक थी उसमें इस तस्वीर के बारे में भी आप देखिए राकेश जी, कितनी रोचक तस्वीर है। लखावत साहब बैठे हैं, सीपी जोशी बैठे हैं, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा जी, मुख्यमंत्री जी, और पीछे बैक में मोदी जी का फोटो है, यानी कि एक वटवृक्ष के तले वो तमाम दिग्गज बैठे हैं जिसने पार्टी को संभाल रखा है। बहुत अच्छी जीवंत तस्वीर है, आप शायद देख पा रहे होंगे चैनल के ऊपर। और दरअसल इस तस्वीर के आने के बाद में कयासों का नया दौर शुरू हो गया है। कयासों का दौर ऐसा नहीं था, अगर अभी तक आप सुन रहे थे कि अंता चुनाव हरवा दिया, महारानी जी की नहीं चली, भजनलाल जी ने हरवा दिया। देखिए कयास है, आप जितने मुंह उतनी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन वाकई में ये जो तस्वीर एक दिन पहले वायरल हुई है, जो मीटिंग्स की जो फोटोज आई है, वो वाकई में इतनी सुखद तस्वीर है राजस्थान के विकास को लेकर के, तो वो तमाम कयास औंधे मुंह होकर के धराशायी हो गए हैं कि बीजेपी में पता नहीं क्या चल रहा है। बीजेपी में इस तस्वीर को देखने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर के एक बार फिर से पार्टी एकजुट हो चुकी है। और ये लगने भी लगा है कि बिना महारानी साहब के ये चुनावी वैतरणी पार करना काफ़ी टेढ़ा हो जाएगा। और अगर इसको इस तरीके से नहीं लिया जाए तो यूँ माना जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों एक नर्वसता दिखाई दे रही थी, महारानी साहब के या पूर्व मुख्यमंत्री के मैदान में बिल्कुल इस तरीके से आने के बाद में वो रौनक लौट आई है। जी कुल मिला के, माफ कीजिएगा बीच में आपको टोक रहा हूँ, कुल मिला के जो बात हम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं कि एकजुटता नहीं दिखाई दे रही, वरिष्ठ और जो नए युवा हैं ये जब तक एक साथ नहीं आएंगे, वो भले ही हम पार्टी की बात करें, परिवार की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, जो अनुभव और युवा जोश जब तक एक साथ नहीं आएगा किसी का भी भला नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं ये जो सुखद तस्वीर की आपने बात करी, ठीक है मतभेद होते रहते हैं,
किसी को भी लग सकता है कि यार मैं सीनियर हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, ये लग सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जब बात पार्टी की आ जाती है, जब बात देश की आ जाती है, तो उस समय अगर आप एक मंच पर आते हैं तो न सिर्फ जो जनता है उसे एक सुखद एहसास होता है, बल्कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो बटे हुए हैं, जो सिर्फ कयासों के जो बाजार हैं, वो सुनकर वो अपना एक निर्णय, अपना एक मन बना, मुट्ठी बन जाती है। और जो मंच की आप बात कर रहे हैं अजमेर संभाग के कार्यक्रम में, आप देखिए 3 तो पूर्व अध्यक्ष भाजपा के साथ में बैठे थे, वर्तमान अध्यक्ष थे ओंकार सिंह लखावत, एक बुजुर्ग, एक हम कह सकते हैं जो एक रीढ़ जो कह सकते हैं राजस्थान भाजपा की, राजेंद्र राठौड़ साहब और वसुंधरा जी की भी कई बीच में मतभेद की खबरें आई, लेकिन उन तमाम कयासों को झुठलाते हुए कल जो मंच जो दिखा, वो वाकई में ये लग रहा है कि राजस्थान फिर से एकजुट है और राजस्थान हो सकता है। क्योंकि हमारी 2 दिन से चर्चा हो रही है कि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व के दौरे जो लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं, भले नड्डा साहब हों, अमित शाह जी हों, मोदी जी आ रहे हैं 28 तारीख को, तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कुछ होने वाला है। और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कल की उस तस्वीर से हो चुकी है कि अब राजस्थान हो सकता है कुछ नेतृत्व करे या एपी सेंटर दिल्ली के बाद बने, वो ठीक है, वो समय आने पे कोई बड़ी घोषणा राजस्थान जी। के लिए हो, यानी कुल मिलाकर के आकलन और अनुमान है 100% सही साबित हो, ये संभव नहीं है। मीडिया के आकलन को माना जाता है कि अमूमन 60 और 40 के रेशो के आधार पर मीडिया कर्मी उन आकलनों को चलाते हैं, या यूँ माना जाए कुछ बयानात को अगर वो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए या मीडिया के कैमरों पर आते हैं तो उनके द्विअर्थी संवाद निकाल करके इस प्रकार की कहानियाँ गढ़ी जाती है। लेकिन पार्टी ने अगर वो कहानियाँ गढ़ी भी गई हों या उनमें कुछ सत्यता रही भी हो, लेकिन अब उसको रिशफल करते हुए अगर ये सुखद तस्वीर मीडिया के सामने आई है तो वाकई में राजस्थान के लिए इससे बेहतर बात नहीं हो सकती है। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी गंभीर हो चुकी है, और गंभीरता का परिणाम भी यही होता है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर कही जा सकती है। कुल मिलाकर के आज की खबरें जो जयपुर से लेकर के आसपास के इलाकों में जो रही है उससे हमने आपको अवगत कराया है। इस प्रकार खबरों का डेली डोज देखते रहिए और तमाम अपडेट्स का विश्लेषण करते रहिए कि हमसे कहाँ चूक हो रही है और आपको इन तमाम खबरों के जरिए क्या वाकई में वो सही सूचनाएं मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर के खबरों के डेली डोज में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का आभार। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।